स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जाना भाषा शब्द किससे बना, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे संसार की भाषाएं। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ। उनकी उनकी लिपियां और उच्चारण विधियां बनाई गईं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी, अरबी, फारसी, उर्दू, रूसी, जर्मन आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। ये वो भाषाएं हैं जो ज्यादातर बोली जाती हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ। जिस तरह जन्म लेने वाले प्राणी अपने जन्मदाताओं का रिप्लिका नहीं होते, यानी वो उनको सदैव अपने साथ रखते हैं, वैसे ही हिंदी ने भी अपनी जड़ों को ना छोड़ते हुए अपनी शाखाओं का विस्तार अनेक दिशाओं में किया। मतलब हिंदी भी अपने जिस क्षेत्र से आई थी, जो उसकी मूल भाषा थी संस्कृत, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। साथ में और भाषाओं को भी अपने अंदर समाती चली गई। हिंदी पर केवल संस्कृत का ही नहीं अपितु उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, अन्य दूसरी भाषाओं का थोड़ा बहुत छाप अवश्य है। जैसे जैसे लोग भारत के अंदर आते चले गए, पोर्तुगीज आए, जो भी लोग आते चले गए, सिंध के लोग आए, तो इन सब का प्रभाव हिंदी भाषा पर पड़ता चला गया। यानी उन्होंने उस भाषा को भी, जो बाहर से आने वाली विदेशी भाषा थी, उनको भी हिंदी ने अपने अंदर उनके भी शब्दों को स्थान दिया। भाषा का कोई धर्म नहीं होता, इसे मनुष्यों ने बांटा है। कोई धर्म, कोई शत्रु भाषा का नहीं होता। हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी और अरबी, फारसी उसी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। यानी हिंदी तो भारत की यूरोपीय भाषा परिवार में आती है। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अरबी, फारसी भी इसी परिवार की भाषा है। भारत में ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ये तो भारत यूरोपीय परिवार हुआ। दूसरा परिवार हुआ भारत में द्रविड़ परिवार, जिसमें से निकल के आई तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक, हिंदी हिंदुस्तान की सभी भाषाओं के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदी जरूर बोलता है। चाहे उसकी वे भाषा मतलब किसी न किसी रूप से कोई भी भाषा हो, वो हिंदी से जुड़ी हुई है, चाहे उसकी मूल भाषा या किसी भी परिवार की वो क्यों ना हो। हिंदी के विकास की कड़ी इस प्रकार है कि कहाँ से आई है ये? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी तथा आधुनिक युग में कौन कौन सी हुई? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पंजाबी, मराठी, गुजराती इत्यादि, बंगला इत्यादि। अब हम जानेंगे बोली किसे कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो एक क्षेत्र में बोला जाता है भाषा का, वह रूप बोली कहलाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है, जैसे मेवाती, बुंदेली, मगही, बघेली आदि। बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती। जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है, यानी जैसे कहानी है, उपन्यास है, कोई ग्रंथ लिखा है, अगर बोली में साहित्य रचना
होने लगती है तो वह बोली भाषा का रूप ले लेती है। कोई भी बोली हो, अगर उसमें हिंदी साहित्य की रचनाएं शुरू हो जाएं तो वह बोली नहीं रहेगी, वो एक भाषा बन जाएगी, उसे भाषा का दर्जा दिया जाएगा। जैसे ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा। अभी हमने जाना कि बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। अब उपभाषाएं एवं बोलियां। उपभाषा किसे कहते हैं? बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब बोली का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होती है, लेकिन जो उपभाषा होती है बोली की अपेक्षा, मतलब बोली का क्षेत्र जो है कम रह जाता है और उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी वह उसे ज्यादा लोग बोलते हैं। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं, यानी एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां आ सकती हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। हिंदी के 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं, ये आपको याद रखना है कि हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन भाषाओं के अंतर्गत हिंदी क्षेत्र में कुछ बोलियां वर्गित की गई हैं। यानी इन भाषाओं के अंतर्गत, इन उपभाषाओं के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। पहले तो ये चीज आप क्लियर कीजिए कि बोली क्या है। भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल में किया जाता है। उपभाषा किसे कहते हैं? बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अगर बोली और उपभाषा में अंतर आ जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब आइए, ये उपभाषाएं हैं और एक उपभाषा के अंदर कितनी बोलियां बोली जाती हैं ये इसमें बताया है। जैसे कि उसने लिखा है कि एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में क्या आएगा? खड़ी बोली बोली जाती है वहां, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, निमाड़ी। पहाड़ी हिंदी के अंदर गढ़वाली, कुमायूं, कुलुई। ये सारी भाषा जितनी पहाड़ पर बोली जाती हैं, ये बोलियां सब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। भारत में एक कहावत मशहूर है, हर 10-20 किलोमीटर के बाद भाषा और बोली बोलने के लहजे में बदलाव आ जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात, बोली किसे कहते हैं, उपभाषाएं किसे कहते हैं। अरे भैया, अब हम जानेंगे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग देश में अधिकांश नागरिक करते हैं, देश के अधिकांश नागरिक करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश नागरिक करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहलाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। हिंदी को हमसे पूछा जाता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हम बोलते हैं हिंदी, क्योंकि देश के अधिकांश लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। परंतु संविधान द्वारा अभी भी इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई है। हम कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि संविधान ने इसको मान्यता दी है कि नहीं दी है, तो संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी है। कहीं पर लिखित रूप से नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आइए अब जानते हैं राज्य भाषा। राज्य भाषा क्या होती है? किसी देश के राजकाज की भाषा को वह राजभाषा कहलाती है। किसी देश का जितना भी काम होता है, राजकीय काम, जितना भी कार्य होता है, सरकारी काम, अगर वो उस भाषा में होते हैं, जैसे भारत में हिंदी भाषा में होता है, तो वो यहाँ की राजभाषा
कहलाएगी। किसी देश के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यानी हिंदी को संविधान ने राज्य भाषा का दर्जा दिया, परंतु राष्ट्रभाषा का नहीं। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में भी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी भारत के अधिकांश क्या भारत की राज्य भाषा इसको घोषित किया गया। अब राष्ट्रीय भाषा में और राजभाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोग करते हैं, वह राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ठीक। राज्य भाषा किसी देश के राजकाज की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा क्या होती है? सामान्यतः पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। जो पुस्तकों में लिखी जाती है वो कहलाती है साहित्यिक भाषा। जिसमें साहित्य रचना होती है वो कहलाती है साहित्यिक भाषा। साहित्य किसी जाति या वर्ग के जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। मतलब वो जैसे कविता हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गई, आलोचना हो गई आदि सभी विधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। यानी जिससे कहानी उपन्यास लिखने की जो भाषा है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। सामान्यतः पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। ये आपकी परिभाषा होगी। पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। ठीक। संपर्क भाषा कौन सी होती है? देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग पारस्परिक संपर्क के लिए करते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। इसका प्रयोग कार्यालयों में, पत्र पत्रिकाओं में, चलचित्र में, रेडियो में, दूरदर्शन में आदि में होता है। तो ये वो भाषा है जिसका प्रयोग संपर्क के लिए किया जाता है। वो है भारत में किसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा का, परस्पर एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं। 22 भाषाओं को स्वीकृति दी है। इसको आप बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान ने 22 भाषाएं स्वीकृत की हैं। उन्हें स्वीकृति दी है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली। ठीक। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान ने मान्यता दी। राज्य भाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। राज्य भाषा की मान्यता, राष्ट्रीय भाषा की मान्यता अभी हिंदी को नहीं मिली है। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा हिंदी भाषा के क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसमें अनेक वर्णों का प्रयोग है। शब्दों पर विभिन्न बोलियां एवं उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। मतलब इतना विस्तृत है कि उसमें कितनी सारी चीजें जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है। इस कारण उनके एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। मतलब जितनी बोलियां बोली जाती हैं, जितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं, उन सब का प्रयोग क्या हुआ? हिंदी में करने चलने का एक की जगह 2 तरीके से होने लगा। जो एक चीज लिखनी है वो 2 तरीके से लोग लिखने लगे, तो उसमें उसको निर्धारित कर दिया। यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि इसका कौन सा रूप मानक है
और मानक और शुद्ध है। तो उसमें क्या हुआ कि लोग अशुद्ध लिखने लगे, कि एक ही चीज को दो तरीके से लिखने लगे तो वह अशुद्ध लिखने लगे। इसीलिए मानक भाषा का जन्म हुआ, कि जिससे लोगों को के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो। इस समस्या के चलते केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने विद्वानों के परामर्श से हिंदी वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता लाने के लिए हिंदी वर्णमाला का मानक रूप निर्धारित किया। यानी उन्होंने फिर उसको, जो क्या है, हिंदी वर्णमाला से आरंभ होती है, तो उस वर्णमाला को एक रूपता दी गई कि इस तरीके से ही लिखा जाएगा, जैसे मानक भाषा, अमानक भाषा और मानक भाषा। नए पहले हम ऐसे लिखते थे, अब नए हम ऐसे लिखते हैं। चंदन पहले ऐसे लिखते थे, अब चंदन इस प्रकार से हम लिखते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा के व्यवस्थित रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा के व्यवस्थित रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। या कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध रूप व शुद्ध स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग या विभाग भी कह सकते हैं। इन्हें अंग भी बोल सकते हैं और विभाग भी हम बोल सकते हैं। एक चीज बोलेंगे, अंग बोलेंगे या विभाग, ठीक। 3 विभाग होते हैं, 3 अंग होते हैं व्याकरण के। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इनमें वर्णों का भेद, उच्चारण, लेखन एवं उनके संयोजन पर विचार किया जाता है कि वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाएगा, वर्णों में क्या क्या अंतर है, भेद है अलग अलग तरीके से, और उनका वो कैसे लिखा जाएगा और उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाएगा, ठीक। इस चीज पर वर्ण विचार में हम वर्णों के भेद पर विचार करते हैं, उच्चारण पर, लेखन पर व उसके संयोजन पर हम विचार करते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतरण एवं रचना पर विचार करते हैं। वाक्य विचार में हम वाक्य रचना, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण एवं विराम चिन्ह आदि पर विचार करते हैं। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के व्यवस्थित रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।